अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल इकनॉमिक्स 2 या एडवांस मैथमेटिकल इकनॉमिक्स में ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले आपने मैथ 1 का कंप्लीट कोर्स जो है वो फिनिश किया आपने। उसमें आप लोगों ने अगर हम उसकी समरी थोड़ी सी रिवाइज़ करें, उसके कंसेप्ट थोड़े से, उसके टॉपिक्स थोड़े से रिवाइज़ करें, तो उसमें आपने डेरिवेटिव्स के बेसिक कंसेप्ट किए हैं। आपने डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशंस की हैं इन इकनॉमिक्स, लाइक मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रॉफिट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड की है आपने। उसके बाद फिर ऑप्टिमाइजेशन की है थ्रू डेरिवेटिव्स। ऑप्टिमाइजेशन के रूल्स किए हैं, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर की है, हेजियन की है, बॉर्डर हेजियन की है। दूसरी तरफ आपने मैट्रिसेस अप्रोच की हैं, डिफरेंट मॉडल्स आपने मैथ 1 में रीड किए हैं। इनपुट आउटपुट मॉडल पढ़ा है आपने, प्राइस मॉडल आपने सारे पढ़े हैं। अब यहाँ यहाँ तक आपने जो काम किया है, अगर हम उसको सम अप करें, तो आपने रेट ऑफ चेंज फाइंड किए हैं अपने इकोनॉमिक वेरिएबल्स के, या माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपके बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, लाइक कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट। आपने वहाँ पे उनके चेंजेस निकाले हैं, मैक्सिमम निकाले हैं, मिनिमम निकाले हैं, जो ऑप्टिमाइजेशन में आपने पढ़ा है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स निकाले हैं, सैडल पॉइंट्स निकाले हैं। अब इसके बाद हम फर्दर जब आगे मूव करते हैं, तो अब जो हम रेट ऑफ चेंज फाइंड कर चुके हैं, लाइक हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल कॉस्ट के जो फंक्शंस हमारे पास आए हुए थे, अब वहाँ से हमने प्रोसेस स्टार्ट क्या करना है, जो हम मैथमेटिकल इकनॉमिक्स 2 में जो हम अपना काम इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करेंगे, वो ये करेंगे कि पहले हम एक प्रोसीजर फाइंड करेंगे कि हम किस प्रोसीजर के थ्रू दोबारा उसी ओरिजिनल फंक्शन को अटेन कर सकते हैं। तो यानी कि हमने अब जो डेरिवेटिव्स लिए हुए थे, उसका एंटी डेरिवेटिव प्रोसीजर स्टार्ट करना है, और इस एंटी डेरिवेटिव प्रोसीजर को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम इंटीग्रेशन की बेसिक जो हैं वो कंसेप्ट्स और इंट्रोडक्शन हम आज इस लेक्चर में लेंगे कि मैथमेटिकल इकनॉमिक्स 2 में जो इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट करनी है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है आपकी इकनॉमिक्स के अंदर। थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, थ्योरेटिकली हम इंटीग्रेशन को देखते हैं। इंटीग्रेशन इज़ द ऑपरेशन ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन हुज डिफरेंशियल इज़ नॉन। अब ये डिफरेंशियल क्या है, ये नेक्स्ट स्लाइड्स में हमें पता चलेगा। वैसे तो हम कई दफ़ा इसको मैथ 1 में पढ़ चुके हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं, या हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जो डेरिवेटिव के प्रोसेस से हमें फाइंड की जाती है। सो इट इज़ द ऑपरेशन ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन whose differential is known. It means that डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल हमें दिया होगा, उस डिफरेंशियल से हमने फंक्शन निकालना है। इसका जो प्रोसीजर होगा वो इंटीग्रेशन कहलाएगी, या इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, द ऑपरेशन ऑफ सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन। कि डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से हमने सॉल्व करना है, उस पर क्या प्रोसीजर लगाएंगे, वो इंटीग्रेशन होगी। या द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एन इनडेफिनेट इंटीग्रल और अ डेफिनेट इंटीग्रल। अब ये इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, इस पे हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। यानी कि डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल का जो सोल्यूशन होगा, जो इवेल्युएटिंग का प्रोसेस होगा, वो इंटीग्रेशन कहलाएगी। तो हम डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। द इनडेफिनेट इंटीग्रल f of x into dx is defined as a function g such that its derivative, like डेरिवेटिव ऑफ x, और वो फंक्शन क्या है, g ऑफ x, और उसका अगर आप डेरिवेटिव g ऑफ x का ले लें तो एक फंक्शन बन जाता है जिसको आप f ऑफ x कह रहे हैं। यानी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि जब आप फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो वो डेरिवेटिव जिस फॉर्म में इक्वेशन आती है वो आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। इनडेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। इनडेफिनेट इंटीग्रल इन्वॉल्व्स एन आर्बिट्री कांस्टेंट। अच्छा, जब आपने ये इनडेफिनेट इंटीग्रल आपके पास आ गया, और ये इनडेफिनेट इंटीग्रल वो वाली फॉर्म है जो आपने जी ऑफ एक्स या ओरिजिनल फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हुआ था, वो इनडेफिनेट इंटीग्रल है। अब इस इनडेफिनेट इंटीग्रल का जब आपने सोल्यूशन करना है,
इस इनडेफिनिट इंटीग्रल पे वही जो हमने डेफिनेशन पहले देखी है, इस पे जब आपने इंटीग्रेशन प्रोसेस अप्लाई करना है तो इसमें एक कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसको हम बोल रहे हैं प्लस सी। इसकी हम मज़ीद आगे रीज़न देखेंगे कि ये क्यों हम ऐड करते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ ये बेसिकली एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब है, ये आप इसको ठीक कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये इससे एक्स क्यूब कैसे है ये हम अभी डिटेल में आगे इसका सारा प्रोसेस, इसके सारे स्टेप्स देखेंगे। सिर्फ एक ओवरव्यू लेने के लिए कि इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। इंडेफिनिट इंटीग्रल एक ऐसा इंटीग्रल या एक ऐसा फंक्शन होता है जो डेरिवेटिव के थ्रू हमें अचीव हुआ होता है। सो डेफिनिट इंटीग्रल क्या हुआ फिर, ये तो इनडेफिनिट था। द डेफिनिट integral is a number whose value depend on the function f and the numbers a and b, and it is defined as the limit of a Riemann sum। ये अब जो इनडेफिनिट इंटीग्रल जब हमारे पास आ जाता है तो हमें हमारे फंक्शन की लिमिट दी होती है, लिमिट अपर लिमिट होती है और एक लोअर लिमिट होती है। तो उस पे फिर हम जो है कैलकुलस थ्योरम जो हमारे पास है, जिसमें रायमन सम का एक कंसेप्ट है, वो हम आगे मज़ीद नेक्स्ट 2-3 क्लासों में हम इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है और कैसे इनडेफिनिट इंटीग्रल से डेफिनिट इंटीग्रल निकाले जाते हैं। तो जो इनडेफिनिट इंटीग्रल है वो एक इक्वेशनल फॉर्म की सूरत में है, और उस इक्वेशनल फॉर्म पे हम ए अपर लिमिट एंड बी लोअर लिमिट अप्लाई करके उससे एक नंबर फाइंड कर लेते हैं, कांस्टेंट नंबर फाइंड कर लेते हैं, जिसको हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। सो ये हम इस पर डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। सो इसको डिस्कस करने का मकसद ये था कि ये डेफिनेशन में यूज़ हुआ है हमारे पास इंटीग्रेशन की डेफिनेशन में, कि डेफिनेट और इनडेफिनिट इंटीग्रल का जो सोल्यूशन होता है वो इंटीग्रेशन कहलाती है। तो इंटीग्रेशन हमने जो स्टार्ट किया थोड़ा सा इसका कंसेप्ट, तो हमने शुरू में ये बात कर ली कि इट इज़ दी एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, या ये डेरिवेटिव्स का उल्ट है। तो यानी कि इंटीग्रेशन के लिए पहले हमें डेरिवेटिव्स आने चाहिए, और डेरिवेटिव हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं मैथ 1 के अंदर। हमें अज्यूम यही मैं कर रहा हूँ कि आपको डेरिवेटिव्स आते हैं। तो डेरिवेटिव का थोड़ा सा एक ओवरव्यू, थोड़ी सी डेफिनेशन, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, थ्योरी उसकी थोड़ी सी देख लेते हैं कि डेरिवेटिव्स हैं क्या। डेरिवेटिव इज़ अ वे टू प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल अकॉर्डिंग टू 1 यूनिट चेंज इन द गिवन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये मैथमेटिकल टूल है, डेरिवेटिव एक मैथमेटिकल टूल है, और ये टूल कब यूज़ किया जाता है कि जब आपने अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज को मेजर करना है। अगर आपके गिवन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में 1 यूनिट का चेंज आता है तो ये डेरिवेटिव है। डैट इज़ फर्दर कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसी से हम आगे डिफरेंशियल इक्वेशन भी ड्राइव कर लेते हैं। सो इंटीग्रेशन फिर क्या है? इंटीग्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द ओरिजिनल फंक्शन बाय सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ओरिजिनल फंक्शन हमें दिया हुआ था, उससे हमने डेरिवेटिव लेके डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर ली। अब इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके ओरिजिनल फंक्शन हम फाइंड करेंगे। तो इसमें हमने जो पहले डिस्कस किया है कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें हम एक सी कांस्टेंट ऐड कर देंगे। वो रीज़न क्या है कांस्टेंट ऐड करने की? देखें, अगर आपको कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, डैट इज़ सपोज मैं करता हूँ कि आपको फंक्शन दिया y इज़ इक्वल टू 3x + 5। अपनी तरफ से एक एग्ज्यूम्ड फंक्शन मैंने आपको दिया y इज़ इक्वल टू 3x + 5, और इससे अगर आपको कहा जाता है कि डेरिवेटिव लें तो इसका 3x + 5 का जो डेरिवेटिव आएगा वो हम सबको पता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास 3 कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, जिसमें 5 जो कांस्टेंट था 5 ओरिजिनल फंक्शन में वो एलिमिनेट हो गया इसकी डेरिवेटिव, इसकी डिफरेंशियल फाइंड करते हुए। अब जब आप 3 का जो दोबारा ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करेंगे थ्रू इंटीग्रेशन, तो आपके पास
क्या आ जाएगा, 3x वापस आ जाएगा। और वो कैसे आएगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड में भी हम उसका प्रोसेस देखते हैं कि वो कैसे फाइंड होगा। लेकिन जो 5 जो ख़त्म हो चुका था वो अब हमें नहीं पता चलेगा कि वो क्या था, कि कोई कांस्टेंट मौजूद था या मौजूद नहीं था। तो उसके लिए हम एक कांस्टेंट नंबर, एक सी का वर्ड, कांस्टेंट का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं अपने सॉल्यूशन के अंदर, जो कि इंडिकेट करता है कि हाँ ओरिजिनल फंक्शन में कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट भी मौजूद था जो डेरिवेटिव लेने के बाद या डेरिवेशन के दौरान एलिमिनेट हो गया था। अब मज़ीद ये जो सी है इसकी भी वैल्यू फाइंड हो सकती है। उसके लिए कंडीशन दी होती है, बाउंड्री कंडीशन होती है, इनिशियल कंडीशन होती है, जिसके थ्रू हम सी की वैल्यू फाइंड करते हैं और एक कंप्लीट ओरिजिनल फंक्शन बना लेते हैं। वो भी हम मज़ीद आगे 2-3 क्लासों में डिस्कस करेंगे। सो वाई वो इंक्लूड सी, द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज़ ज़ीरो। वही 3x प्लस 5 में जो कांस्टेंट था, 5 जो कांस्टेंट था उसका डेरिवेटिव लें तो वो ज़ीरो हो जाता है। However, when you integrate, you should consider that there is a possible constant involved, but we don't know what it is for a particular problem. लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम में वो कितना था, लेकिन ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि वहाँ पे एक कांस्टेंट इन्वॉल्व हो। Therefore, we just use c to represent the value. So that's the reason that why we include the constant or c in the solution of the integration. तो नेक्स्ट हम इसको फर्दर आगे लेके चलते हैं कि प्रोसेस क्या है इंटीग्रेशन का, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे इंटीग्रेशन के अंदर, या कौन से स्टेप्स को फॉलो करके हम इंटीग्रेशन का प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं या ओरिजिनल फंक्शन की तरफ वापस जा सकते हैं। वही दोबारा डेरिवेटिव हमें लेने आने चाहिए। पहले हम स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं डेरिवेटिव्स के, कि डेरिवेटिव में कौन कौन से स्टेप हमने फॉलो किए थे और डिफरेंशियल्स फाइंड किए थे हमने मैथ 1 में। सबसे पहला स्टेप हमने क्या अप्लाई किया था, हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई किया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, जो कांस्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो पावर थी उसको मल्टीप्लाई किया था उसके साथ स्लोप कोफिशिएंट या कांस्टेंट के साथ। ये फर्स्ट स्टेप हमने किया था, मल्टीप्लाई द पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद कांस्टेंट। फिर सेकंड स्टेप क्या किया था, फिर वो जो उसकी पावर थी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जितनी भी थी 2, 3, 4, 5, 1, उसमें से 1 माइनस किया था। सो जो भी उसकी पावर थी 2 हो, 3 हो, 4 हो या 1 हो, उसमें से हमने उसको 1 माइनस कर दिया था। सेकंड स्टेप क्या, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर। तो ये जो दो स्टेप थे डेरिवेटिव के, इसको हम एक एग्जांपल से भी हम कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, हमें वैसे आता है, हम इसको दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। सपोज़ आपको एक फंक्शन दिया हुआ है y इज़ इक्वल टू 3x² प्लस 6, y इज़ इक्वल टू 3x² प्लस 6। इसका अगर आपने डेरिवेटिव लेना है, और डेरिवेटिव क्या है, चेंज इन y, डेट इज़ dy, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, डेट इज़ dx। सो dy और dx क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप कि आप जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर पावर है उसको मल्टीप्लाई कर दें कांस्टेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और सेकंड स्टेप क्या है कि पावर में से ही 1 माइनस कर दें। तो जो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड x की पावर 2 माइनस 1, अब ये जो 6 है ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर, इसके साथ ये जो 6 है ये भी जो है वो आपका इसके साथ भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व है x, लेकिन उस x की पावर 0 है, x की पावर 0 है। जब x की पावर 0 मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट 6 के साथ तो वो 0 हो जाएगा। सो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा dy ओवर dx, यानी चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x इज़ इक्वल टू 6x। तो अगर हमने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि चेंज इन y dy इज़ इक्वल टू 6x इंटू dx, dy
इज़ इक्वल टू 6x इंटू डी एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ गई है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आई है, हमने y इज़ इक्वल टू 3x² प्लस 6 का डेरिवेटिव लिया और फाइनल हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई dy इज़ इक्वल टू 6x इंटू डी एक्स। अब हम इस पे इंटीग्रेशन के स्टेप्स अप्लाई करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं और दोबारा हम जो है ओरिजिनल फंक्शन की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये जो है ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है आपके पास 6x इंटू डी एक्स। ये इनडेफिनिट जो है ये आपने इससे हम इनडेफिनिट इंटीग्रल फाइंड करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन से जिसमें c इन्वॉल्व होगा। सो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इंटीग्रेशन स्टेप्स की तरफ। सो नाउ वी सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग स्टेप्स। अच्छा, अब इसके स्टेप बड़े आसान हैं। अगर हमें डेरिवेटिव के स्टेप आते हैं, उन्हीं डेरिवेटिव के स्टेप्स को हमने इन्वर्स कर देना है और इन्वर्स उसके स्टेप को भी इन्वर्स करना है और उसका सीक्वेंस भी इन्वर्स करना है। कैसे, हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया था कि हमने सबसे पहला स्टेप किया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर को मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट के साथ और सेकंड स्टेप क्या किया कि उसकी पावर में से 1 माइनस किया। अब ये जो सब्सट्रैक्शन वाला स्टेप था ये हमने सबसे एंड पे किया था। अब ये सब्सट्रैक्शन वाला स्टेप जो हम सबसे पहले करेंगे और सब्सट्रैक्शन का भी उल्ट करेंगे, इन्वर्स करेंगे। और सब्सट्रैक्शन का इन्वर्स क्या होता है, एडिशन। सो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर में 1 ऐड करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज़ ऐड 1 इन दी पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सिम्बॉलिकली हम उसको ऐसे लिख सकते हैं n इज़ द पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो n प्लस 1। अच्छा, जो सबसे पहला स्टेप हमने उसमें ये किया, ये तो आखिरी स्टेप से हमने स्टार्ट किया ना डेरिवेटिव के। और पहला स्टेप हमने क्या किया था, पहला स्टेप हमने किया था कि जो पावर थी उसको मल्टीप्लाई किया था कांस्टेंट के साथ। अब ये वाला स्टेप हम उसके बाद करेंगे और वो क्या होगा कि जो पावर आपकी बन गई है n प्लस 1 उसको हम डिवाइड कर देते हैं, आपके कांस्टेंट के साथ। सो डिवाइड द कांस्टेंट विद n प्लस 1, जो एडिड पावर थी उसके साथ हम उसको डिवाइड कर देते हैं। और थर्ड स्टेप क्या है कि ये जब आपके पास n प्लस 1 और पावर में भी आ गया और n प्लस 1 से हमने उसको डिवाइड भी कर दिया, तो हम उसके साथ एक आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड कर देंगे। जो हमने पीछे c देखा था उस c को हम ऐड कर देंगे ताकि जो एक कांस्टेंट नंबर जो था वो डेरिवेटिव के दौरान 0 हुआ था, एलिमिनेट हुआ था, ये c उसको रिप्रेजेंट कर सके। सो थर्ड स्टेप क्या है, ऐड एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c इन द सॉल्यूशन। सो ये 3 इजी स्टेप्स हैं आपके इंटीग्रेशन के। दोबारा रिपीट कर देते हैं इसको। सबसे पहला स्टेप क्या है, पावर में 1 ऐड करें। सेकंड स्टेप क्या है कि उस एडिड पावर को, उस n प्लस 1 को आप कांस्टेंट के साथ डिवाइड कर दें। सो एग्जांपल इसकी हम वही ले रहे हैं फॉर अ गिवन इक्वेशन जो हमें पहले दी हुई थी, y इज़ इक्वल टू 3x² प्लस 6। सो वी फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने पीछे फाइंड की थी, जो कि थी dy इज़ इक्वल टू 6x इंटू डी एक्स। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम ओरिजिनल y फाइंड कर सकते हैं। इस dy इज़ इक्वल टू 6x इंटू डी एक्स को हम यूँ भी लिख सकते थे y बार इज़ इक्वल टू 6x इंटू डी एक्स, या हम इसको यूँ भी लिख सकते थे डेल्टा y इज़ इक्वल टू 6x इंटू डी एक्स। हम डेरिवेटिव को y बार से भी शो कर, y डबल बार होता है तो वो सेकंड डेरिवेटिव होता, y ट्रिपल बार होता है तो वो थर्ड डेरिवेटिव होता। तो ये हम आगे मज़ीद देखेंगे कि हम अगर हम हायर डेरिवेटिव्स की तरफ, हायर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ जाते हैं तो हम उसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। सो डी वाई को y बार भी लिखा जा सकता है। वी कैन फाइंड द ओरिजिनल फंक्शन ऑफ y बाय अप्लाइंग द इंटीग्रेशन एज। हम यहाँ से ओरिजिनल y कैसे फाइंड कर सकते हैं, y इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इंटू डी एक्स। जो डी वाई हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं उसकी इंटीग्रेशन कर दें, किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से। तो y इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इंटू डी एक्स।
सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी वाई, अब जो डी वाई की वैल्यू थी वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. सो वाई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 6x इंटू डी एक्स. तो ये अब आपके पास सोल्यूशन बन गया कि आप कैसे ओरिजिनल वाई यहाँ से फाइंड कर सकते हैं. सो वी अप्लाई 3 स्टेप्स ऑफ इंटीग्रेशन टू फाइंड द ओरिजिनल फंक्शन ऑफ वाई. अब हम 3 स्टेप वही जो हमने पहले पढ़े हैं, जो डिस्कस किए हैं पिछली स्लाइड्स में, उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन वाई का आ जाएगा. सो y इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 6x इंटू डी एक्स. वही 3 स्टेप. पहला स्टेप क्या था कि पावर में 1 ऐड करें. यहाँ पे n क्या है 1. सो x की पावर ऊपर 1 है तो 1 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1. सो इसका आंसर क्या आएगा 1 प्लस 1 तो पावर में तो स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, और जब 6 को आप डिवाइड कर रहे हैं 1 प्लस 1 डेट इज़ 2, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3. सो 2 स्टेप हमने अप्लाई कर दिए, डेट इज़ 3x स्क्वायर. और एक थर्ड हम स्टेप जो है इसमें ऐड किया था कि वो क्या था कि ये करने के बाद तीसरा काम हम ये करेंगे कि उसमें एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे. ये जो 3x स्क्वायर प्लस सी है ये आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल आ गया. इसको कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल, जिसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो ऐड होता है. अब ये हमने जो पीछे एक स्लाइड पे क्वेश्चन किया था, वाई वो इंक्लूड सी, वाई वो इंक्लूड द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, दैट इज़ द रीज़न वी आर इंक्लूडिंग द सी. दैट इज़ द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, बिकॉज in our original function it was 6x square plus c plus 6 3x square plus 6. और वो 6 कब एलिमिनेट हुआ था जब हमने उससे डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली. और जब हम इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं 3x स्क्वायर, तो हम सिर्फ 3x स्क्वायर तक आ पा रहे हैं. 6 यहाँ पे अभी भी हमारे पास मिसिंग है, तो उसके लिए हम एक कांस्टेंट, सपोज अगर हम उस फंक्शन को यूँ लिखते कि y इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर, 6 ना लगाते तो फिर भी आंसर आपका यही आना था और फिर भी सोल्यूशन आपका यही बनना था. लेकिन अभी तो हमें सिर्फ ये क्वेश्चन दिया होगा कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है dy इज़ इक्वल टू 6x इंटू डी एक्स. अब हमें तो नहीं पता कि यहाँ पे 6 था या 5 था या 1 था या क्या था, तो उसके लिए पॉसिबिलिटी है कि कांस्टेंट मौजूद हो, तो फिर उसके लिए हम एक c यूज़ कर लेते हैं, जो कि हमारा कंप्लीट आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या बनता है y इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस सी. अब इस c को मज़ीद हम आगे सॉल्व कर सकते हैं. वी कैन फर्दर फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट c बाय यूजिंग द इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन. विल बी डिस्कस इन डिटेल इन नेक्स्ट क्लासेस. इसको हम नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, इनिशियल कंडीशन क्या होती है. और इन कंडीशंस को पहले पढ़ने से पहले हम एक और चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे, डेट इज़ रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन. उसमें एक्सपोनेंशियल रूल होंगे, पावर रूल होंगे, आपके लॉगरिथमिक के रूल्स होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स होंगे, और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होगी, बाय पार्ट्स होगी. इसके बाद फिर हम ये सी का सोल्यूशन फाइंड करेंगे जब हम ये सारे काम कर लेंगे. सो डैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन कैसे की जाती है. नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसके रूल्स स्टार्ट करेंगे. जैसे हमने डेरिवेटिव्स के रूल्स पढ़े हैं, आप लोगों के लिए एक काम ये है कि आप लोग डेरिवेटिव के रूल्स को ज़रा रिवाइज़ कर लें कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, एक्सेट्रा. उनके आप डेरिवेटिव्स जो हैं वो ज़रा रिवाइज़ कर लें रूल्स, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो जब हम इसकी इंटीग्रेशन के रूल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे. सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रूल्स स्टार्ट करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.